स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे भू संतुलन का सिद्धांत, आइसोस्टेसी। तो ये सिद्धांत है हमारा भू संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। ये हम लोग पढ़ेंगे। मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ वो बीए फर्स्ट ईयर फिज़िकल ज्योग्राफी, जो एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिलेबस है उसमें बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिज़िकल ज्योग्राफी या फिज़िकल ज्योग्राफी में आपका टॉपिक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे आइसोस्टेसी क्या है। तो भू संतुलन का यहाँ तात्पर्य रहा कि मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं। तो अर्थ सरफेस, द रोटेटिंग अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग अर्थ वी सी these physical features which varies in height. So mountains are high and plateaus are also high but flat from the top, and comparatively less higher than mountain peaks. And then the plains, जो मैदानी क्षेत्र हैं वो काफ़ी नीचे हैं, समुद्र तल से 150-200 मीटर ऊंचे होते हैं। और इसका जो वैलीज़ हैं वो तो मतलब सतह में धंसाव की भांति होते हैं। तो किस प्रकार पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर ये असमान ऊंचाइयों वाले जो स्थल रूप है, लैंडफॉर्म्स हैं, वो कैसे स्टेबल हैं, उस स्टेबिलिटी को खोजता हुआ यह सिद्धांत दिया गया। इस खोज में कि मतलब किस प्रकार वो संतुलन की अवस्था में स्थापित है। यहाँ हमको एक डेफिनेशन देखने को मिल रही है, वो है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर पृथ्वी के ऊपर स्थित जो क्षेत्र हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराइयों में स्थित जो क्षेत्र हैं जैसे झील, समुद्र, इनमें कौन सी ऐसी यांत्रिक स्थिरता है, उसी यांत्रिक स्थिरता को ही हम संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसी जो शब्द है वो आइसोसोस्टेसियस, यहाँ ये ग्रीक वर्ड है, यहाँ से लिया गया है। इसका अर्थ होता है समस्थिति मतलब होता है इक्विलिब्रियम, इक्विपोजिया में स्थापित रहना। यद्यपि ये इस क्षेत्र में कार्य मतलब इस शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम डटन ने किया। कार्य मतलब प्रारंभ हो गया था 1859 से। हिमालय के पास जो ब्रिटिश सर्वेयर थे वो सर्वे कर रहे थे, तब ये समस्या सबसे पहले सामने आई थी। लेकिन एक सिद्धांत के रूप में, एक मतलब एक सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में ये 1889 में डटन ने ये वर्ड दिया। तो हम लोग यहाँ पे थे कि 1859 में इस बात पर चर्चा होने लगी थी कि पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचाइयों वाले भूभाग, विभिन्न ऊंचाइयों वाले जो स्थल रूप हैं वो किस प्रकार संतुलन की प्रावस्था, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में स्थापित हैं। लेकिन समस्थिति जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग वो सर्वप्रथम किसने किया? डटन ने किया। ये आप यहाँ देख रहे हैं डटन, और किस वर्ष में किया? 1889 में। लेकिन इस पर जो विचार है वो 1859 में होने लगा। 1859 में हिमालय के पास एक सर्वेक्षण कार्य चल रहा था जहाँ पर कुछ एक विसंगति देखने को मिली। ये अभी आगे मैं चर्चा करूँगा। तो कुल मिला के जो ये जो चल रहा था डिस्कशन अबाउट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था
यह बताना कि पृथ्वी पर किस प्रकार ऊंचे उठे हुए भूभाग और किस प्रकार जो है नीचे धंसे हुए भूभाग स्थिरता और संतुलन की अवस्था में स्थापित हैं। उनके पीछे संतुलन स्थापन का नियम निर्धारण करना यह उद्देश्य था। तो डटन का यह मत था कि पृथ्वी के जो ऊंचे भूभाग हैं, ऊंचे स्थल रूप हैं, पर्वत पठार मैदान, और जो धंसे हुए भूभाग हैं उनमें जो है घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं उनका घनत्व कम होता है और जो नीचे धंसे हुए भूभाग हैं उनका घनत्व अधिक होता है। यानी इसको आप यहाँ ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और यहाँ पर ये एक वैली है। तो ये जो पर्वत है ये और यहाँ पर एक जो घाटी है ये धरातल पर मतलब भूपटल पर इसलिए संतुलन में है क्योंकि ये जो पर्वत है ये कम घनत्व के पदार्थों से बना है और ये जो नीचे धंसे हुए निचले भूभाग हैं ये अधिक घनत्व के पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से जो सारे स्थल रूप हैं वो पृथ्वी की सतह पर संतुलन की अवस्था में स्थापित हैं। तो ये जो भू संतुलन का विचार है, भू संतुलन की जो संकल्पना है वो किस प्रकार उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ये समस्या सामने आई, इस पर यहाँ उल्लेख किया गया है कि जो भू संतुलन का विचार है एक्चुअली क्या था कि 1859 में जस्ट अ मिनट, तो सर जॉर्ज एरी ये एक सर्वेक्षण कर रहे थे सर्वेक्षण चल रहा था जिसमें कि कल्याण और कल्याणपुर के जो अक्षांशों का निर्धारण किया जा रहा था। ठीक है, अक्षांशी माप चल रही थी, अक्षांशी माप लिया जा रहा था। तो ये मतलब इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, हम लोग जो आइसोस्टेसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर मुख्य बात यह है कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर बस थोड़ा इसको जान लेना आवश्यक है। यहाँ से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर सर्वेक्षण चल रहा था, क्या सर्वेक्षण चल रहा था। बस मेन बात ये थी कि जब कुछ अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा 1859 में, तो कल्याण और कल्याणपुर नामक दो जगह थी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी जगह थी, है ना। अक्षांशी माप भी है, तो अक्षांशी माप दो विधियों से लिया जाता है। त्रिभुजीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा खगोलीय विधि से, तो एक ट्रायंगुलेशन मेथड से और दूसरा चल रहा था एस्ट्रोनॉमी। तो दोनों मेथड से देखा तो इनमें ना डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस ये आ रहा था कि त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से जब अक्षांशी माप कर रहे थे तो उनके बीच में डिफरेंस आ रहा था 5.236, ठीक है, मिनट्स का अक्षांशीय माप में डिफरेंस आ रहा था। तो इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर का कारण पूछा गया तो एक विद्वान थे एरी, सर जॉर्ज एरी। इन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हिमालय पर्वत जो है वो उस यंत्र जिससे हम अक्षांशी माप कर रहे थे उसको आकर्षित कर रहा था, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो फिर जब ये पूछा गया इसका स्पष्टीकरण आगे, जब प्राट विद्वान थे प्राट महोदय, तो इन्होंने बताया कि जो हिमालय है वह सियाल का बना है जिसका घनत्व 2.75 है। ठीक है, और मतलब इन्होंने मुख्य बात यह बताई कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये देखा जाए तो कम है। डिफरेंस आना चाहिए 15.885 का, और डिफरेंस आ कितने का रहा है 5.236 का। तो हिमालय जो है
पहली बात तो मतलब डिफरेंस का आना ये पता चला। दूसरी बात पता चला कि डिफरेंस जो आ रहा है वो हिमालय की वजह से आ रहा है, ये बताया एरी ने। और जो डिफरेंस आ रहा है वह 5.236 ना होकर के 15 पॉइंट समथिंग लाइक 0.885 होना चाहिए, ये बताया प्राट महोदय ने। तो प्राट महोदय ने एक उस समस्या में एक और नई समस्या बता दी कि ये जो आकर्षण है ये कम है और आकर्षण ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो अधिक होना चाहिए। इन्होंने जो है क्या लिखा हुआ है कि प्राट महोदय ने दूसरी समस्या को जन्म दे दिया। आगे चलकर एरी और प्राट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समस्या को जन्म दे दिया। अब इसके पीछे फिर कारणों की खोज कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो विभिन्न कारण बताए गए कि जैसे हिमालय जो है वो एक खोखला भूभाग है, अंदर चट्टान ना होकर बुलबुले हैं, ठीक है। और भी कई हाइपोथेटिकल बातें कही गई, जैसे कि हिमालय जो है हिमालय के नीचे जो है कम घनत्व वाले पदार्थ हैं। दूसरा, हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिसके कारण मतलब एक तो हिमालय के नीचे कम घनत्व के पदार्थ नहीं बोला गया, एक दूसरा बोला गया कि हिमालय कम घनत्व के पदार्थों का बना हुआ है। एक संकल्पना ऐसी दी गई कि पृथ्वी में धरातल के अंदर एक ऐसा तल होगा जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, ऊपर घनत्व में, इसके आगे व्याख्या की जाएगी, ठीक है। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। यानी कि मान लीजिए जैसे अगर हम यहाँ पर अब ये संतुलन का मतलब है एक ही ऊंचाई में है, मान लीजिए दो सतह हैं। अब हमें इन्हें बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा भार रखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ 10 किलो वजन रखेंगे और यहाँ रखेंगे 2 किलो, तो ऑब्वियसली ये नीचे खिसक जाएगा, ठीक है, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ ऊंची है और यहाँ पर कोई चीज़ नीची है, तो आवश्यक रूप से ये देखिए यहाँ पे वजन संतुलन तभी बना रहेगा वजन बराबर हो। तो मान लीजिए यहाँ भी वजन 10 किलोग्राम है और यहाँ इसका वजन भी 10 किलोग्राम है, तो ये कब संभव होगा, जब ये कम घनत्व वाले पदार्थ का बना हो, ये अधिक घनत्व वाले पदार्थ का बना हो। कम घनत्व होने की वजह से ये जो है भूभाग ऊंचा होगा और ये अधिक घनत्व होने की वजह से भूभाग नीचा होगा। यानी कि समान मतलब क्या कहेंगे, समान तो वजन तो समान है और घनत्व में भिन्नता है, ठीक है। अधिक घनत्व और आकार में भिन्नता है। अब भाई इसी का तो चर्चा की जा रही है संतुलन के सिद्धांत में कि किस प्रकार ऊंचे उठे हुए भूभाग और निचले भूभाग संतुलन की प्रावस्था में स्थित हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में स्थित है। तो उसका कारण क्या है जो यहाँ बताया गया, देखिए, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। यानी बिगर द कॉलम, ऊंचा उठा हुआ जो भाग है वो कम घनत्व के पदार्थों का बना है, और जो स्मॉलर द कॉलम, स्मॉलर जो स्मॉलर कॉलम है वो हाई डेंसिटी के पदार्थों से बना होगा। देखिए वेट बराबर है, मास बराबर है, यहाँ पर लेस डेंसिटी या हायर डेंसिटी। तो इस प्रकार एक संतुलन बना हुआ है धरातल पर विभिन्न ऊंचाइयों वाले भूभाग और स्थल रूपों में। अब बात आती है कि ये जो संतुलन की संकल्पना है, हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। तो इसको आप नोट कर लें कि जो विचारक हैं उनमें सबसे पहले जो है एरी, नोट करते जाएं। पहला एरी, सर जॉर्ज एरी, इन्होंने संतुलन को लेकर के अपना विचार दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर नोट कर लें, आप कॉपी पेंसिल अभी लेके बैठें, नोट कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा।
दूसरा जो संकल्पना दी वो है प्राट महोदय, पहले सर जॉर्ज एरी, नोट कर लें। तीसरी जो संकल्पना है वो दी है ही स्कैनन, ठीक है। चौथी जो संकल्पना दी है वो दी है हेफोर्ड, नोट कर लें, हेफोर्ड एंड बोवी, ठीक है। इसके बाद पांचवी जो संकल्पना है वो दी है जॉली महोदय ने। सिक्स्थ concept has been given by आर्थर होम्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहाँ 6 संकल्पनाएं देखने को मिलती हैं, और उसके बाद 7वीं जो संकल्पना है वो किसी मतलब उसको बोलेंगे जनरल आइडिया, ठीक है, ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरी महोदय ने क्या बताया। देखिए एरी महोदय ने जो बताया, सर जॉर्ज एरी ने, तो इसको यदि समझना है तो आप ये समझिए कि इनकी जो विचार है भू संतुलन को लेकर के, उसे हम यदि एक लाइन में बोलें तो वो बोला जाएगा यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, ये दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द concept related to isostasy given by सर जॉर्ज एरी। तो सर जॉर्ज एरी ने बताया कि जो हिमालय का आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं है। तो ऊपर जो हाइपोथेटिकल जो 3-4 बातें बोली थी कि हिमालय अंदर से खोखला है, कम गर्म, तो इस पर विचार करते हुए सर जॉर्ज एरी ने बताया कि हिमालय जो है उसका आंतरिक भाग खोखला नहीं है। उन्होंने बताया कि होता क्या है कि देखिए आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये चित्र ये आप देख रहे हैं, दिस फिगर, ये सर जॉर्ज एरी ने ये वाला जो है बताया कि जैसे देखिए ऊंचे उठे हुआ पर्वत मान लीजिए, उसको पठार मान लीजिए, इसको मैदान मान लीजिए, ठीक है, ये भी विभिन्न ऊंचाइयों के भूभाग हैं, ठीक है। उन्होंने देखिए क्या बोला, घनत्व तो समान है, ऊंचाइयों में डिफरेंस है। अब बात हमारी चल रही थी कि जैसे हिमालय पर्वत जो है उसकी आकर्षण शक्ति कम क्यों है, एक ये वाली बात चल रही थी, जहाँ से आइसोस्टेसी की संकल्पना का जन्म हुआ। तो इस फिगर के माध्यम से सर जॉर्ज एरी ने ये बताया कि जो विभिन्न भूभाग हैं, देखिए यहाँ पे जो हम घनत्व के डिफरेंस की बात करते हैं ये अलग मत है, ये प्राट महोदय का मत आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो हमने एक जनरल बैकग्राउंड बनाया था आइसोस्टेसी को लेकर के, लेकिन जो सर जॉर्ज एरी का जो मत आ रहा है वो इस प्रकार है कि जो विभिन्न भूभाग हैं वो समान घनत्व के पदार्थों से बने हैं, लेकिन जो भूभाग जितना ऊंचा होगा वो पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में उतना ही अधिक गहराई तक व्याप्त होगा, स्थित होगा, और जो जितना नीचा होगा वो पृथ्वी की क्रस्ट में उसकी जड़ उतनी ही कम गहरी होगी। अब इससे होता क्या है, ये तो देखिए स्पष्ट हो गया। ये जो इन्होंने यहाँ बोला है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो उन्होंने यूनिफॉर्म डेंसिटी लिए, यहाँ पे हमने बताया, और वेरिंग थिकनेस का मतलब है कि ये थिकनेस का मतलब है कि द डेप्थ इन द सबस्ट्रेटम, ये कितनी डेप्थ तक है। तो मैं मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि ये संकल्पना क्या स्पष्ट कर रही है, ये संकल्पना यह स्पष्ट कर रही है, और इसका उससे भी रिलेशन बिठाएंगे जो वहाँ पर बताया था कि
आकर्षण शक्ति में भिन्नता, कि हिमालय जो है वो ज़्यादा आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है, कम आकर्षण शक्ति क्यों प्रस्तुत कर रहा है। तो होता क्या है कि जो भूभाग जितना नीचा होगा उसकी जड़ कम गहरी होगी। जब जड़ कम गहरी होगी तो नीचे उसके नीचे जो भारी पदार्थ हैं, ये देखिए ये वाला ये जो आप देख रहे हैं ये भारी पदार्थ हैं। मतलब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा आपको कि ये माना जाता है कि पृथ्वी जो है उसकी ऊपरी परत जो है सियाल से बनी है। ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं, सफ़ेद स्तंभ देख रहे हैं, ये सियाल है, और नीचे ये वाला जो देख रहे हैं ये सीमा है। सीमा अधिक घनत्व का होता है। तो जो भूभाग जितना कम ऊंचा होगा उसकी जड़ कम गहरी होगी, और जब जड़ कम गहरी होगी तो उसके नीचे जो सीमा है वो अधिक होगा। और जो भूभाग जितना अधिक ऊंचा होगा, जैसे कि मान लीजिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को ले लें, तो उसकी जड़ भी उतनी अधिक गहरी होगी। जब जड़ अधिक गहरी होगी तो उसमें सियाल अधिक गहराई तक होगा। तो ऊंचे भूभाग के नीचे कम क्षेत्र में हमें अधिक घनत्व वाला पदार्थ देखने को मिलेगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी बात को मतलब आप मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई है। ये देखिए, हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा राइट हो गया है। मैं यहाँ आपको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई भूभाग है, अब ये केवल इतना ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, यानी कम ऊंचा है। तो जो कम ऊंचे भूभाग हैं वो धरातल के अंदर उनकी जड़ भी कम गहरी होगी। जब जड़ कम गहरी होगी तो उसके नीचे अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ होगा वो ज़्यादा होगा। और जो भूभाग ऊंचे हैं उनकी जड़ अधिक गहरी होगी। जब जड़ अधिक गहरी होगी तो उनके नीचे इन कम ऊंचे भूभागों की तुलना में यहाँ पर हमको अधिक घनत्व वाला पदार्थ कम देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर वो समस्या का हल हो गया कि हिमालय पर्वत जो है वो कम आकर्षण शक्ति प्रस्तुत कर रहा है। जब कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय जो मापन चल रहा था त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से, तो जो डिफरेंस आ रहा था 5.236 का, और बाद में जब ये समस्या सर जॉर्ज एरी और प्राट के पास गई तो प्राट ने इस समस्या में एक दूसरी समस्या को जन्म दे दिया। उन्होंने बताया कि ये जो आकर्षण जो हिमालय पर्वत आकर्षण शक्ति प्रस्तुत कर रहा है ये उसकी वास्तविक शक्ति से कम है। वास्तविक शक्ति 15 पर, ये तो केवल 5.236 ही कर रहा है। तो हिमालय की वास्तविक आकर्षण शक्ति कम क्यों है? क्योंकि हिमालय जितना ऊंचा, ये सर जॉर्ज एरी का बताइए, हिमालय ऊंचा है तो उसके नीचे उसकी जड़ भी उतनी गहरी होगी। और क्योंकि हिमालय और जो ये जो ऊपरी सतह वाली जो क्रिस्टल फॉर्मेशंस हैं ये सियाल की बनी है। सियाल कम घनत्व का होता है, उसके नीचे सीमा जो अधिक घनत्व का मंडल होता है। तो जो भूभाग जितना अधिक ऊंचा होगा वो उसकी जड़ भी उतनी गहरी होगी। जब जड़ अधिक गहरी होगी तो नीचे सीमा यानी अधिक घनत्व वाला पदार्थ उतना ही कम होगा। ये आकर्षण शक्ति कम प्रस्तुत करने का कारण हो गया। और दूसरी बात जो इस समस्या से निकल के आई थी वो किसकी बात आई थी? संतुलन की। संतुलन एवं समस्थिति। ये समस्थिति तो होती है हमारी आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी कैसे क्रिएट है, समस्थिति कैसे क्रिएट है, जो ये सर जॉर्ज एरी का मत है। कैसे क्रिएट है सर ये अपनी समस्थिति कि जो भूभाग जितना अधिक ऊंचा उसकी जड़ उतनी गहरी। ये आपको मैंने स्पष्ट किया सर जॉर्ज एरी का। तो प्राट महोदय ने यह संकल्पना दी कि जो भूभाग जितना अधिक ऊंचा उठा हुआ है वो उतना ही कम घनत्व का बना होगा, और जो भूभाग जितना नीचा है धंसा हुआ है वो उतने ही अधिक घनत्व का होगा। तो इन्होंने प्राट महोदय ने एरी महोदय के उलट संकल्पना दी। एरी महोदय ने बताया था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, इन्होंने बताया वेरिंग डेंसिटी विद यूनिफॉर्म डेप्थ या यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है। और इन्होंने एक क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना दी, यानी कि
एक ऐसा तल होता है, ये एक क्षतिपूर्ति तल है जिस पर दोनों भूभागों का वजन भार समान होगा। ऊंचे उठे हुए भूभाग और निचले धंसे भूभाग का जो भार है वो समान होगा। वो समान क्यों होगा? क्योंकि जो ऊंचे उठे हुए भूभाग है वो कम घनत्व के हैं और जो निचले धंसे हुए भूभाग है वो अधिक घनत्व के हैं। तो प्राट महोदय ने क्या बताया? घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में क्या बदलती है? अच्छा, ये घनत्व नहीं बदलता, ये विचार था एरी महोदय का। प्राट महोदय ने क्या बताया? घनत्व में अंतर आता है और गहराई में अंतर नहीं आता। ये जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे, यूनिफॉर्म डेप्थ वेरिंग डेंसिटी, ठीक है। और इन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा की संकल्पना भी दी जिस पर कि मास बराबर होगा। इसको मैं ड्रॉ करके थोड़ा बताता हूँ कि जैसे अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर कोई निचला मैदान या पठारी क्षेत्र है या ये वैली क्षेत्र है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो ऊंचे उठे भूभाग हैं, उनका घनत्व क्या होगा? घनत्व कम होगा। निचले भूभाग है, उनका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। और इस प्रकार इस तल पर इनका वजन, भार, मास, द्रव्यमान वो समान होगा। तो इस तल को उन्होंने क्षतिपूर्ति तल बोला और यही इन्होंने बताया कि मतलब जो समस्थिति है वो इसी प्रकार स्थापित है। देखिए उन्होंने चित्र में बताया कि ये देखिए ये क्षतिपूर्ति तल है, दिस इज़ द कंपेंसेशन लाइन, कंपेंसेशन लेवल। और इन्होंने जो विभिन्न स्तंभ हैं, ये विभिन्न स्तंभ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अलग अलग ऊंचाइयों के भूभागों को। तो ये जो अलग अलग ऊंचाइयों के भूभाग हैं, ये अलग अलग घनत्व के पदार्थों से अलग अलग घनत्व के हैं। यहाँ उदाहरण रूप में उन्होंने अलग अलग घनत्व दर्शाने के लिए अलग अलग धातुओं को लिया है, सीसा, तांबा, निकल, लोहा, टिन, पायराइट, जस्ता, चांदी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि विभिन्न भूभाग अलग अलग घनत्व के बने हुए हैं और उनकी ऊंचाइयों में अंतर नहीं है। मतलब ऊंचाइयों में अंतर है लेकिन डेप्थ, तो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने उनका जो मूल वाक्य क्या है उनके संकल्पना का, कि यूनिफॉर्म डेप्थ बट वेरिंग डेंसिटी। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। इन्होंने किसी जड़ की बात नहीं की। इन्होंने ये बात नहीं की कि भूभागों की कोई जड़ होती है, तो उन्होंने जड़ संकल्पना प्रस्तुत नहीं की है। एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ने बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। एक समान गहराई मतलब जैसे सब स्ट्रेटम में ये भी उतना ही गहरा होगा और ये जो निचले भाग है ये भी उतनी ही अधिक डेप्थ तक होंगे, यानी समान गहराई, परंतु इनके जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन होगा, अंतर पाया जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में जो मैंने बनाया है भू संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी पर, तो मैंने बताया कि आइसोस्टेसी क्या है, उसके बाद आइसोस्टेसी की संकल्पना प्रकाश में क्यों आई, चर्चा में क्यों आई, और उसके बाद आइसोस्टेसी को लेकर के सर जॉर्ज एरी का क्या मत है और इस पर प्राट महोदय का क्या मत है। आइसोस्टेसी को लेकर के मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको जो अन्य विद्वान हैं जैसे कि हीस कैनन, हेफोर्ड बोवी और जॉली, उसके बाद आर्थर होम्स, इनकी संकल्पना को बताऊंगा और इस प्रकार हम लोग आइसोस्टेसी के इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेंगे।